हेलो एवरीवन। मेरा नाम नेहा ब्याडवाल है और इस बार की यूपीएससी सीएससी 2021 में मेरी रैंक 260 आई है। इसके बाद में मुझे एक आइडिया लग गया था कि मुझे बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कम पढ़ो बट उसको बार बार पढ़ो, और वही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी थी। तो पहली मेरी मेजर गलती ये थी कि मैंने अपना सिलेबस, जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसको मैंने पढ़ा नहीं। मतलब मैंने उसको बहुत लाइटली ले लिया कि ठीक है मैंने पढ़ लिया है, बट जिस तरह से उसको पढ़ते हैं, एक एक टर्म आपको पता होनी चाहिए कि सिलेबस में सब कुछ रिलेटेड होता है, सारे सब्जेक्ट्स। तो मैंने वो सिलेबस नहीं पढ़ा। ऐसे बोलते हैं, हम सब लोग भागते हैं मोटिवेशन के पीछे कि मोटिवेशन मिल जाए कहीं से। मैं भी बोलती थी कि मेरे में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, बट मोटिवेशन ऐसे आता नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से हम यूपीएससी 2021 के टॉपर्स के साथ वीडियो बना रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मैम है, नेहा मैम है, जिन 260 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयन हुआ है। बात करते हैं इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या बुक लिस्ट थी, क्या मोटिवेशन था, कौन सी कोचिंग ज्वाइन की, सारी तमाम आपकी क्विज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम नेहा ब्याडवाल है और इस बार की यूपीएससी सीएससी 2021 में मेरी रैंक 260 आई है। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ और मेरी स्कूलिंग मोस्टली जयपुर से हुई है और कॉलेज मैंने आईआईटी कानपुर से किया है। मेरे ग्रेजुएशन है बीएस और एमएस इन इकोनॉमिक्स, और मैं ग्रेजुएट हुई 2019 में, और उसी साल से मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करी। मैंने जैसे ही ग्रेजुएट हुई आई केम टू दिल्ली और फिर वहाँ पे मैंने अपनी कोचिंग ली 1 साल, और 2020 में मैंने आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट। तो उस साल अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, और फिर उसके बाद में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े चेंजेस किए और सेकंड अटैम्प्ट में मेरी रैंक 260 आई है। ओके मैम, बात करते हैं आखिर आपके अंदर किस प्रकार का मोटिवेशन आया कि यूपीएससी की ओर मूव किया आपने? जी, तो सबका अपना अपना मोटिवेशन होता है। तो मेरा मोटिवेशन ये था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रूरल है, तो मैंने गाँव में देखा है लोग बड़े हेल्पलेस फील करते हैं, कोई उनकी हेल्प करने को होता नहीं है, सुनने को भी नहीं होता। तो मेरा मोटिवेशन स्टार्टिंग से वहाँ से राइज़ हुआ कि मेरे को ऐसा इंसान बनना है कि जो उनको सुन सके, उनकी मदद कर सके, और मतलब बस एकदम जैसे कोई इंसानियत का नाम पे ही कोई कर दे, तो वो भी नहीं होता गाँव में। तो वो ही मेरा स्टार्टिंग मोटिवेशन था। और फिर जैसे जैसे हमने पढ़ाई स्टार्ट करी, फिर मैंने और भी चीज़ों के बारे में पढ़ा और मतलब प्रॉब्लम्स सुनी, न्यूज़ पढ़ने लगे, सारी चीज़ें पता चलने लगी, तो फिर ऐसा वो मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग होते गया। तो मेरा मेन मोटिवेशन वही था। ओके मैम, बात करते हैं कि किसी भी काम को जब स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी कठिनाई आती हैं। इसी सिलसिले में बात करें कि जब यूपीएससी की आपने तैयारी शुरू की ना, तब आपको कौन कौन सी दिक्कत का सामना करा? जी, तो जैसे हम कॉलेज में मैं जस्ट पास आउट हुई थी, तो पहले तो यूपीएससी का जो वो होता है पूरा कि आपको एक माइंडसेट होना चाहिए यूपीएससी के लिए। आपको बहुत अच्छे सिटिंग आवर्स देने पड़ते हैं पढ़ाई के लिए। तो स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग डिफ़िकल्टीज़ वो थी कि एक तो मेरा बैकग्राउंड नहीं था उनमें किसी में, मेरी सिर्फ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, उसके अलावा 11th-12th में साइंस मैथ्स था। तो वो जो माइंडसेट था वो इनिशियली क्रिएट करने में मुझे बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मेरे लिए न्यू थे। और जैसे इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड है, तो ऑप्शनल में भी जैसे जो मेरा बैकग्राउंड था उसके अलावा भी बहुत सारा था। तो मतलब जैसे मैंने 30% पढ़ा था, 70% यूपीएससी का पढ़ा है। तो स्टार्टिंग में वो दिक्कतें आई कि वो माइंडसेट क्रिएट करना यूपीएससी का, और फिर वो सिटिंग आवर्स देना, और फिर जैसे कोचिंग के साथ में पढ़ाई कर रही थी, तो कोचिंग ले लेती थी, मेरा 5-6 घंटे तो कोचिंग में चल जाते थे। फिर उसके अलावा खुद से सेल्फ स्टडी करने का टाइम। तो जैसे हम कॉलेज से ग्रेजुएट होते तो कॉलेज में हम थोड़ा मतलब लाइटली लेते हैं चीज़ों को, बट उसके बाद में हमें इसके लिए बहुत बड़ी सीरियसनेस से करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग डिफ़िकल्टीज़ वही थी मेरे लिए। ओके मैम, देखते हो जैसे दिल्ली में बहुत सारे स्टडी मटेरियल की शॉप है या बहुत सारी कोचिंग्स है, फिर भी आपने अपने स्टडी मटेरियल किस प्रकार चूज़ किया, किस प्रकार बुक लिस्ट बनाई, कैसे हैंडल किया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे भी कोई भी नई चीज़ देखते हैं हम उसी की तरफ भागे चले जाते हैं। तो जैसे मैं भी स्टार्टिंग मेरे साथ भी बहुत होता था कि मैं जैसे बुक शॉप में कोई दूसरी बुक लेने गई, मैं 3-4 और बुक्स के साथ आती थी साथ में। तो पर वो गलत बात है, क्योंकि वो 3-4 बुक्स हमारे सिर्फ मतलब बुक टेबल पे पड़ी रहती है, हम उनको ना पढ़ते हैं, और वो बस माइंड में एक प्रेशर सा क्रिएट करती है कि इनको पढ़ना है। तो मैंने इस तरह से किया कि मैंने जैसे अब टॉपर्स के आप देखते हो तो उसमें वो अपनी अपनी बुक लिस्ट बताते हैं, तो सबके अपने अपने अलग अलग कुछ अलग भी होता है उसके अंदर।
तो उन्हीं का पढ़ के देख के, और फिर जैसे अपने कोचिंग में भी टीचर्स बताते हैं, तो जैसे स्टैंडर्ड बुक्स तो मेरी वही थी, उसके अलावा जैसे मैंने कोचिंग का कुछ कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स पढ़ लिया है। तो और ये सारी जो बुक लिस्ट थी वो मैंने तभी बनाई कि मैंने टेस्ट दे लिए थोड़े, और मैंने अपना सिलेबस पढ़ लिया अच्छे से, और मैंने एक बार अपने बेसिक रीडिंग मार ली, जैसे एनसीईआरटीज़ पढ़ ली और बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई। तो उसके बाद में मुझे एक आइडिया लग गया था कि मुझे बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कम पढ़ो बट उसको बार बार पढ़ो, और वही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच करोगे, और उसकी उतनी इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं होती दिमाग में, और बस वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि इतना सब कुछ रिवाइज भी करना है अभी। तो आप ये करिए कि आप बेसिक बुक्स अपना पकड़ लीजिए और नए मटेरियल की तरफ मत भागिए। अपना पहले डिसाइड करके रख लिए कि इस मटेरियल को पढ़ना है, बस ये मेरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आप धीरे धीरे फिगर आउट करोगे। जब जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ मैं ये भी ट्राई कर सकता हूँ एक बारी वैसे। मैम बात करते हैं कि किसी भी काम को करते हैं टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो अपना टाइम टेबल क्या था सुबह से लेकर लेट नाइट तक? जी, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी में, और उसको रिटेन करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन आप मतलब 8-9 घंटे पढ़ते हो, तो कोई एक दिन आता है जब आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते हो, क्योंकि इतना लंबी जर्नी हो जाती है। तो मेरा टाइम टेबल ऐसा रहता था कि स्टार्टिंग जैसे मैं सुबह उठी, कुछ एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करी, फिर उसके बाद में मैं कुछ खा पी के मैं पढ़ने बैठती थी। तो जैसे 1 घंटा मैंने स्टार्टिंग का 1 घंटा मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना होता था, या उसके मतलब उसके रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती थी कि आपने कुछ सर्च कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह, तो स्टार्टिंग 1 घंटा वो, फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती थी। तो मेरा ऐसा होता था कि मैं हर जैसे 1.5 घंटा पढ़ा फिर ब्रेक, 1.5 घंटा पढ़ा फिर ब्रेक, या फिर कभी कभार 1 घंटा पढ़ा फिर ब्रेक। तो मेरे लिए ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे कि वो मोनोटोनस जो हो जाता है ना वो ना हो अपना पढ़ाई। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर उसके बाद में मेरा नेक्स्ट सेशन होता था जिसमें मैं जीएस पढ़ती थी। तो जैसे कि 2.5 घंटे मेरे को जीएस पढ़ना होता था, ये मेरे दिमाग में होता था। तो फिर 2.5 घंटे में बीच में थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लेके वो 2.5 घंटे का सेशन करती थी। फिर जैसे लंच करा, और मेरे को दिन में सोने की आदत है तो मैं सो जाती थी। फिर उसके बाद में मेरा नेक्स्ट सेशन होता था जिसके अंदर मैं अपना ऑप्शन पढ़ती थी, और वो भी मैं मेक श्योर करती थी कि 2.5-3 घंटे का हो, डिनर से पहले। तो वो 2.5-3 घंटे का हो गया सेशन, और उसमें भी मैं बीच में 15 मिनट का ब्रेक लेती थी, जैसे टी ब्रेक हो गया वो। फिर उसके बाद में आफ्टर डिनर मैं ऐसे मेक श्योर करती थी कि मैं 2 घंटे और पढूं, जिसमें मैं करंट अफेयर्स पढूं, या फिर कभी कभी मैं रात में टेस्ट देती थी 2 घंटे में। तो मेरा ये रहता था हर दिन का। जैसा कि मैम आपने बताया कि आपका फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी गलतियों की वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ और सेकंड टाइम में आखिरकार आपने सिलेक्शन ले लिया? जी, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने काफ़ी सारी गलतियां करी थी। तो पहली मेरी मेजर गलती ये थी कि मैंने अपना सिलेबस, जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसको मैंने पढ़ा नहीं। मतलब मैंने उसको बहुत लाइटली ले लिया कि ठीक है मैंने पढ़ लिया है, बट जिस तरह से उसको पढ़ते हैं, एक टर्म आपको पता होनी चाहिए कि इस सिलेबस में सब कुछ रिलेटेड होता है, सारे सब्जेक्ट्स। तो मैंने वो सिलेबस नहीं पढ़ा। सेकंड चीज़ ये करी कि मैं रिवाइज़ नहीं करती थी चीज़ों को, क्योंकि मेरे में वो रिवीजन वाली आदत नहीं थी कि मैं पढ़ लेती थी, मेरे को लगता था आ गया अब तो। वो गलती करी। थर्ड चीज़ मैंने करी कि जैसे आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो उसको रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको गलतियाँ नहीं पता चलेगी आप रिवाइज़ नहीं करोगे। तो मैंने वो रिवाइज़ नहीं करा। फिर चौथी चीज़ कि आपने जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं उसको मैंने डिलीजेंटली नहीं किया, मतलब कुछ सालों के किया, कुछ सालों के नहीं किया, और फिर जब मैं करती तब भी उनको सीरियसली नहीं करती थी। वो भी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। और फिर एक और गलती मैंने ये करी कि जैसे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी मैं अलग अलग मानती थी कि तो पहले मेरा मेजर फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पर रहता था, तो वो होना नहीं चाहिए, आपकी दोनों साथ में चलनी चाहिए तैयारी। तो ये मेरी गलतियाँ थी। ओके मैम, अगर न्यू एस्पिरेंट इस प्रिपरेशन में आना चाहता है तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़े या किस प्रकार तैयारी करें? जी, तो एक नए एस्पिरेंट के लिए अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है तो आप स्टार्टिंग बिल्कुल एनसीईआरटी से करिए। जैसे 6th की एनसीईआरटी, जैसे मेरा नहीं था तो मैंने 6th की करी थी। ऑल्दो वो बस आप एक बार रीडिंग मार लीजिए कि आपको पता चल जाए कि सिलेबस क्या है और कंटेंट क्या है चीज़ों का। तो आप 6 से पढ़िए, और जो मेजर बुक्स होती हैं वो होती है 11th-12th की सारे सब्जेक्ट्स में। तो स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से करिए। फिर आप जब एनसीईआरटीज़ वगैरह सारी हो जाए उसके बाद में आप जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है जो कोई भी रेकमेंड करता है वो बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, फिर आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया है। ऐसी जो स्टैंडर्ड बुक्स है आप वो पढ़ना चालू कर दीजिए। फिर आपका जब ये सारा कंप्लीट हो जाए, एक बारी बेसिक रीडिंग आ जाए,
तो उसके बाद में आप या तो आप बीच बीच में जब पढ़ रहे हो तब भी आप एक बारी पास्ट ईयर पेपर्स एक बारी उठा के देख लीजिए, नहीं आता कोई बात नहीं, बट आप एक बारी देखते रहिए, जैसे कि आप उस लूप में रहेंगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सिंक में तो है जो आने वाला है। तो मैं ये करती थी कि मैं साथ साथ में पेपर वो देखती रहती थी, और फिर उसके बाद में जब मेरी बेसिक रीडिंग ख़त्म हो गई उसके बाद में फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी, फिर मैं टेस्ट देती थी, और फिर अगर जो टेस्ट के थ्रू आपको पता चलता है कि क्या कमियां हैं, जो पढ़ लिया है उसमें भी क्या कमी है, तो वैसे मैं टेस्ट देती थी और फिर उसको रिवाइज़ करती थी। तो ये मतलब इस तरह से आप आगे बढ़िए। मैम कभी कभी आपको डिमोटिवेट सा फील होता होगा कभी प्रिपरेशन के टाइम, तो आपने आपको मोटिवेट कैसे करते थे आप? तो मेरे को काफ़ी बार होता है, ये हर एस्पिरेंट को होता है कि कभी तुम ऐसे नहीं हो सकते तुम एक ही फ्लो में चल रहे हो, अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं। तो जैसे कहीं टेस्ट ख़राब हो गया या कोई कुछ नहीं आ रहा है मुझे, या पास्ट ईयर पेपर देख लिया उसमें ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ही आता ही नहीं है तो उसमें आपको बहुत गंदा डिमोटिवेशन मिलता है। बट फिर आप ये सोचते हो कि इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ या मैं डिप्रेस हो रही हूँ उस चीज़ को लेके, तो मतलब आई एम वरिड और मेरे को मैं इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हूँ, तो वो आपका फर्स्ट मोटिवेशन है। तो और आप ऐसे बोलते हैं, हम सब लोग भागते हैं मोटिवेशन के पीछे कि मोटिवेशन मिल जाए कहीं से। मैं भी बोलती थी कि अब मेरे में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, बट मोटिवेशन ऐसे आता नहीं है, आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे मुझे भी मेरे सीनियर और मेरे एक दोस्त ने बोला था कि आप हार्ड वर्क से अपना मोटिवेशन लाइए, आप हार्ड वर्क करिए, आप डेडिकेटेड रहिए, आप सिंसियर रहिए। आप जब ये तीनों चीज़ कर रहे हो तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। तो अगर जैसे जब मैं सफ़र करती थी तो मैं जैसे अपने क्लोज जो फ्रेंड्स हैं, मेरे फादर मदर हैं, मेरी सिस्टर है, तो मैं उनसे बात करती थी। तो अपने क्लोज वन जो लव वंस हैं उनसे आप बात करिए, क्योंकि वो आपको बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे। तो मैं इस तरह से टैकल करती थी। मैम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूपीएससी में जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की ऑल ओवर में आपको क्या लगता है कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए? जैसे प्रीलिम्स मैंने अपनी गलतियां पहले ही बता दी। मेंस में गलतियां ये होती है कि आप मेंस में हम चाहते हैं कि बहुत सारा मटेरियल कवर कर लें, और इतना करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप प्रीलिम्स का ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सारा सब कुछ। और वैसे भी जब आप यूँ भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप पहले सारा सब कुछ पढ़ चुके हो, और मेंस में कुछ अलग नहीं करना है आपको। तो आप जब मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप मेक श्योर ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप कितना भी मटेरियल पढ़ लो मेंस के लिए सारा चीज़ें कम ही लगती है। तो आप सब इसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से होगा कि आपको जो नहीं भी आती ना चीज़ें, तो आप उनमें लिखना चालू कर दोगे, कुछ भी आप लिखोगे आपको आने लग जाएगा। तो मेंस में हम जैसे ये करते हैं कि हम पास्ट ईयर पेपर्स नहीं देखते हैं और हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलतियाँ होती है। तो आप प्रैक्टिस पूरी करिए, क्योंकि मैंने बहुत टेस्ट प्रैक्टिस किए थे। और इंटरव्यू के टाइम में ऐसी कोई मेजर गलतियाँ तो मैं नहीं पॉइंट आउट कर सकती, बट क्योंकि इंटरव्यू इज़ लाइक एन ओपन प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ पूछ सकते हैं और कुछ भी नहीं पूछ सकते। तो जैसे बहुत जनरलाइज इंटरव्यू भी हो सकता है या फिर कुछ बहुत स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है। तो उसके अंदर आप जैसे जो अपना डैफ आता है, तो आप मतलब लोग ऐसे करते हैं कि उसको सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, चीज़ों को जो आपने उसमें लिखा है, जो आपका बैकग्राउंड है, उसको अच्छे से स्टडी नहीं करते हो। तो वो एक मेजर मिस्टेक होती है इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो आप क्योंकि इंटरव्यू आपका 80% डैफ से ही होएगा, तो आप मतलब उस पर ध्यान दीजिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स हो गए और ये सब है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अमूल्य टाइम देने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर और हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।